वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 16। यदि आपने पहले वाले 15 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए। और दोस्तों, यदि आप एग्जाम के अंदर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे इन मॉक टेस्ट को पूरा देखें, यानी पूरे क्वेश्चनों को सोल्व करें, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में आपको बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनके साथ ही बहुत से अच्छे कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। तो आप हमारे इन वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप हमारे इन मॉक टेस्ट की यानी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। यदि आप लिंक के माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इससे ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है L/R की विमा होती है, यानी दोस्तों हमें जो प्रेरकत्व होता है और जो रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है, उनके अनुपात है उसकी विमा पूछी है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा होती है उस चैप्टर वाले में हम जानते हैं जब किसी परिपथ होता है उसके अंदर यदि प्रेरकत्व जुड़ा होता है तो उसका जो प्रतिरोध होता है RL वो होता है हमारा ओमेगा L, यानी कोणीय आवर्ती और जो हमारा प्रेरकत्व होता है उसके गुणनफल के बराबर उस प्रेरकत्व का प्रतिरोध होता है। तो इस फॉर्मूले से अपन L/R की विमा निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पर हमारी L/RL का मान हो जाएगा 1/ओमेगा के बराबर। और हम जानते हैं जो ओमेगा की विमा होती है वो होती है T इनवर्स। और दोस्तों इस प्रकार से यदि T इनवर्स ऊपर जाएगी तो वह हो जाएगा T1, यानी L/RL की जो विमा हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी T। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी R/L की जो विमा हो जाएगी वो समय के बराबर होगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है I क्रॉस J क्रॉस K XYZ तथा अक्षों की दिशा में यानी इकाई सदिश हैं तो गुणनफल I J के बराबर होगा। तो दोस्तों याद रखना, जब हमें कभी भी I कैप J कैप और K कैप का क्रॉस मल्टीप्लाई पूछे तो याद रखना जिन दो का यदि क्रॉस मल्टीप्लाई पूछ रहा है उसको छोड़कर जो तीसरा वाला है वो आता है हमेशा। और दोस्तों वह पॉजिटिव आता है, नेगेटिव यानी दोनों आ सकते हैं, तो उनके लिए आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि आप इनको क्रम से लिख लें I J K फिर से I लिख लें। यदि इनका क्रम इस दिशा के डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव होगा, यदि इस दिशा की डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमें पूछा गया है I क्रॉस J, यानी दोस्तों इसका = K तो होगा ही होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव तो हमें याद रखना, यानी I पहले I है फिर J है, यानी इस तरफ है तो यह पॉजिटिव का आएगा। यदि क्वेश्चन में दिया होता J क्रॉस I दिया होता, यानी J पहले दिया होता I बाद में दिया होता, यानी J पहले I बाद में, यानी अपन इस तरफ जा रहे हैं तो इसका आंसर हो जाता -K। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी I J पूछा हुआ है, I क्रॉस J पूछा है, यानी कि पहले I है फिर J इस तरफ जा रहे हैं, और जो तीसरा यानी कि इन दोनों को छोड़कर आएगा तीसरा, यानी K कैप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा जब लिफ्ट, यानी दोस्तों हमें पूछा हुआ है यानी कि लिफ्ट के अंदर वस्तु का भार कब प्रतीत होता है, जब एक समान से नीचे उतरती है, एक समान वेग से ऊपर जाती है, या त्वरण के साथ ऊपर जाती है, या मंदन के साथ ऊपर जाती है। तो दोस्तों याद रखना, जब कोई भी लिफ्ट किसी त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, तो यदि वह ऊपर जा रही है तो उसका जो टोटल त्वरण होता है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण प्लस जिस त्वरण से वह ऊपर की ओर गति करती है वो होता है। यदि वह किसी त्वरण से नीचे आ रही है तो उसका त्वरण होता है G-A, यानी जिस त्वरण से वह नीचे आती है उसी त्वरण को अपन गुरुत्वीय त्वरण से में घटाते हैं। दोस्तों आप एक क्वेश्चन ने पढ़ा होगा कि जब कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार उस समय 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो जाता है वो G का हो जाता है। तो जो टोटल त्वरण अपन निकालते हैं वो होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण में से जिस त्वरण से वस्तु गति करती है वो अपन घटा देते हैं, तो G में से G घटाते हैं तो उसका जो टोटल एक्सीलरेशन आ जाता है वो 0 हो जाता है। इस कारण जो स्वतंत्रतापूर्वक वस्तु गिरती है उसका भार 0 हो जाता है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि भार में कमी हो रही है, तो दोस्तों भार में कमी कब होगी? या तो वह किसी त्वरण के साथ नीचे की ओर गति करेगी। तो दोस्तों यदि इसी कथन को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि वह मंदन के साथ ऊपर गति कर रही है। इसका मतलब है कि वह गति तो कर रही है ऊपर के साथ, लेकिन उसके अंदर मंदन है यानी त्वरण है वो नेगेटिव है, तो उसका टोटल त्वरण कितना हो जाएगा? यानी G के अंदर -A प्लस किया जाएगा, वो हो जाएगा G-A हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जब कोई वस्तु मंदन के साथ ऊपर गति करेगी
तो उसका भार कम हो जाएगा। यानी कि यदि ऊपर की ओर गति कर रही है तो हम जानते हैं उसके अंदर प्लस करते हैं, लेकिन यह मंदन के साथ कर रही है यानी यहाँ पर त्वरण -a है तो -a इसके अंदर प्लस करेंगे तो g - a हो जाएगा। यानी जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, उसके मान में कमी हो रही है, नेगेटिव है यहाँ पर, तो यानी उसके भार में कमी प्रतीत होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रक्षेपक क्रमशः क्षैतिज से 30 व 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। यदि दोनों की महत्तम ऊंचाई समान है तो उनके प्रारंभिक वेगों का अनुपात है। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि कोई दो वस्तुओं को किसी बिंदु से प्रक्षेपित किया जाता है तो उनके द्वारा जो मैक्सिमम हाइट होती है, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है वो समान है, और एक वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है और एक को 60 डिग्री पर, तो उनके जो प्रारंभिक वेग हैं उनका अनुपात हमें निकालना है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो यानी कि मैक्सिमम हाइट होती है, यानी कि जो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है वो होता है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो दोस्तों यह पहली वाली वस्तु के लिए हो जाएगा, तो u1 कर देंगे और θ1 कर देंगे अपॉन 2g, और ये हमें इक्वल दिया हुआ है दूसरी वस्तु के लिए, यानी u2² sin स्क्वायर θ2 अपॉन में दिया हुआ है 2g। तो दोस्तों इस इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं तो 2g से 2g हमारा कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो सकता है, यानी कि ये इसका यदि वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में यदि दोस्तों अपन u1 अपॉन u2 का मान अपन निकालते हैं तो u2 तो हमारे इधर आ जाएगा, इधर बचेगा हमारा sin θ2, और ये जो sin θ1 है ये हमारा इधर इसके डिवाइड हो जाएगा तो ये जाएगा sin θ1। यानी दोस्तों u1 और u2 का जो अनुपात निकल कर आएगा हमारा sin θ2 अपॉन sin θ1 के बराबर होगा। तो sin θ2 का मान यानी sin 60 का मान हमारा जाएगा √3/2, तो ये जाएगा हमारा √3/2। इसको डिवाइड करेंगे sin θ1 से, यानी sin 30 डिग्री का मान हमारा हो जाएगा 1/2, यानी हो जाएगा हमारा 1/2। तो दोस्तों इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये बराबर हो जाएगा √3/1, यानी u1 अपॉन u2 का जो हमारा अनुपात हो जाएगा वो हमारा जाएगा √3/1, जो यानी कि दोस्तों प्रारंभिक वेग है उनका रेशियो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु के द्रव्यमान में और वेग दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी पार्टिकल की वो होती है हमारी 1/2 mv² होती है, और दोस्तों ये हमारी E1 है। अब हमें दिया हुआ है यानी m2 का मान हमें यानी कि इसके वेग को यानी कि द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया, और यानी v2 का मान भी 2v कर दिया, यानी दोनों को 2 गुना कर दिया। तो दोस्तों हमारी जो E2 निकल कर आ जाएगी वो हमारी m2 की जगह हमारा 2m रख देंगे, तो इसको 2m रखेंगे, और v2 की स्क्वायर अपन रखेंगे 2v², तो ये हमारा हो जाएगा 4v² हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसको हल करते हैं तो ये 4 का 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, और कोष्टक में 1/2 mv² हो गया, यानी यह पहले वाली गतिज ऊर्जा का 8 गुना अधिक हो गया। यानी कि ये पहले वाली हमारी E1 का मान था, यदि E2 का मान हमने निकाला यानी द्रव्यमान को 2 गुना रखा और वेग को भी 2 गुना रखा, तो जो काइनेटिक एनर्जी का मान है हमारा 8 टाइम्स अधिक आया, यानी 8 टाइम्स हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 गुना अधिक हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। यानी दोस्तों जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है आई और कोणीय त्वरण होता है एल्फा, इसके गुणनफल को क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसका गुणनफल होता है वो हमारा टॉर्क के बराबर होता है, क्योंकि जो हमारा बल आघूर्ण होता है टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं आई एल्फा होता है। देखिए दोस्तों इसको याद रखने का तरीका यानी कि ऐसे अपन जानते हैं जो हमारा बल होता है वो हमारा होता है m 1 के बराबर होता है। वो हम जानते हैं कि जो रेखीय गति के अंदर F होता है वो कोणीय गति के अंदर हमारा टॉर्क के बराबर होता है, और जो रेखीय गति में द्रव्यमान का कार्य करता है वो कोणीय गति के अंदर जड़त्व आघूर्ण यानी I का काम होता है, और एक का मान जो यानी त्वरण का काम जो रेखीय गति में होता है वो कोणीय गति में जो हमारा कोणीय त्वरण है उसको वो करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो F बराबर m होता है उसी प्रकार I एल्फा बराबर टो हो जाएगा, यानी कि जो टो का फॉर्मूला होगा वो आई होगा। तो दोस्तों इसे रेखीय गति से यानी कि है रिलेशन स्थापित करके अपन इसको याद रख सकते हैं, यानी टो को अपन बोलते हैं एफ और आई को बोलते हैं एम, एल्फा को बोलते हैं ए, तो यानी एफ अपॉन ए है, तो ऐसे ही आई एल्फा हमारा टो का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक राशि किसके यानी भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वह है। यानी दोस्तों हमें वह भौतिक राशि बतानी है जिस पर जो केपलर का द्वितीय नियम आधारित होता है। तो दोस्तों केपलर का जो द्वितीय नियम है वो हमें यह कहता है कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर यानी गति करती है तो उस समय उसका जो कोणीय संवेग होता है, सॉरी दोस्तों एंगुलर मोमेंटम होता है, वो संरक्षित होता है। तो दोस्तों जो केपलर का जो द्वितीय नियम होता है वो कोणीय संवेग पर आधारित होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दोस्तों इसको अपन इस प्रकार से भी, एक और थ्योरी है इसकी, क्योंकि हम जानते हैं कोणीय जो एंगुलर मोमेंटम होता है यानी कोणीय संवेग वो होता है हमारा mvr। तो यहाँ पर हम जानते हैं कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी एल का मान नियत रहेगा। तो जहाँ पर आर का मान यदि इंक्रीज होगा तो वी का मान डिक्रीज हो जाता है, और यदि वी का मान इंक्रीज होता है तो आर का मान डिक्रीज हो जाता है, यानी आर का मान कम हो जाएगा और वी का मान बढ़ेगा। तो दोस्तों इससे एक संबंधी यानी कि थ्योरी ये निकाली जाती है कि जहाँ पर आर का मान कम होगा यानी ग्रह की जो सूर्य से दूरी यदि कम होगी तो वहाँ पर इसके वेलोसिटी का मान अधिक होता है, और जहाँ पर यानी कि ग्रह की सूर्य से जो दूरी का मान बढ़ जाता है वहाँ पर वेलोसिटी का मान कम हो जाता है, क्योंकि आर का मान बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी का मान कम होगा, और यदि वेलोसिटी का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर गति लगा रहा है यानी कि यह गति कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी अधिकतम कम होगी। तो ऑप्शन दिए जाते हैं हमें, जब वह सूर्य के नज़दीक होता है, सूर्य से दूर होता है, या फिर दो ऑप्शन और भी कोई दिए होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जब उसकी वेग यानी वेलोसिटी अधिक होती है तो उसकी दूरी कम होती है यानी कि वह नज़दीक होता है। यदि उसकी वेलोसिटी कम होती है यानी डिक्रीज होती है तो उसकी आर के मान में इंक्रीज होती है यानी वह सूर्य से दूर चला जाता है। तो याद रखना जो केपलर का द्वितीय नियम होता है हमारा कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम पर आधारित होता है, एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण पर आधारित होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा, आधा हो जाएगा या समान रहेगा, 2 गुना या 4 गुना। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा यंग प्रत्यास्थ गुणांक होता है यानी वाई, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि जो हमारा मटेरियल होता है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, न कि उसके आकृति पर। यानी चाहे उसकी लंबाई को कितना भी कर दें, यह जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वह यदि हमें तांबे के यानी तार दिया हुआ है तो तांबे के तार के लिए समान होगा, चाहे वह 20 सेंटीमीटर लंबा हो, चाहे 30 सेंटीमीटर लंबा हो, चाहे 50 सेंटीमीटर। यानी वह जो हमारा मटेरियल होता है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, यानी धातु की प्रकृति पर डिपेंड करता है, न कि उसकी आकृति पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा वह उसकी लंबाई को यानी कि उसको खींच कर कितना ही बड़ा कर दे लंबाई पर डिपेंड नहीं करेगा, वह पदार्थ की नेचर पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी वाला, यानी कि समान ही रहेगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h वाले एक शंक्वाकार बर्तन में रो घनत्व का द्रव्य भरा है। यह बर्तन अपने आधार पर स्थित है। यदि गुरुत्वीय त्वरण g हो तो बर्तन की नली पर दाब होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कोई शंक्वाकार बर्तन है यानी ऐसे है, और यह अपने आधार के बल रखा हुआ है यानी आधार की तरफ रखा हुआ है। तो इसकी ऊंचाई हमें h दी हुई है और इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसका घनत्व हमें रो दिया हुआ है। तो हमें जो इसकी सतह पर प्रेशर होगा P यानी दाब, उसका मान हमें निकालना है। तो दोस्तों याद रखना, यदि हमें प्रेशर का मान पूछे तो वह उसकी ऊंचाई और उस जो द्रव्य का घनत्व होता है उस पर डिपेंड करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर, बल्कि इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसका आधार कैसा है, उसका शीर्ष कैसा है। यानी यदि हमारा पात्र ऐसा होता है और उसकी भी ऊंचाई h होती है और उसके अंदर रो घनत्व वाला द्रव्य भरा हुआ है, और या फिर उसकी आकृति इस प्रकार होती है, और फिर हमें इसके जो आधार होता है उस पर दाब पूछे तो दोस्तों उस पर दाब होगा वो रो जी एच ही होता है, क्योंकि वह केवल ऊंचाई पर और घनत्व पर और गुरुत्वीय त्वरण यानी 3 चीज़ों पर ही डिपेंड करता है। वह इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका आधार का क्षेत्रफल कैसा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यदि शंक्वाकार है तो उसके लिए भी यानी रो जी एच ही होगा प्रेशर का मान, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो उसका जो पदार्थ का घनत्व होता है रो उस पर, और उस गुरुत्वीय त्वरण जी पर, और इसकी जो हाइट होती है द्रव्य की, उसकी तीनों बातों पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के 8 त्रिज्या वाले एक साबुन के बुल यानी कि जल के 8 त्रिज्या वाले एक बुलबुले के भीतर दाब अधिक्य है यदि वाई प्रस्थ नाव है। तो दोस्तों याद रखना, यदि हमें जल के लिए प्रस्थ यानी कि जो दाब अधिक्य पूछे और उसका प्रस्थ नाव दिया हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है 2y/r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ तनाव हमें y दिया हुआ है। यदि पृष्ठ तनाव t होता तो इसका फॉर्मूला हो जाता 4 यानी 2t/r। और दोस्तों यदि ये हमें साबुन के बुलबुले के पूछता तो दोस्तों याद रखना, साबुन के बुलबुले के अंदर होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4y/r। यानी यदि जो पृष्ठ तनाव है y की जगह t दिया हुआ था तो उसका फॉर्मूला हो जाता 4t/r। दोस्तों याद रखना, जल के लिए होता है 2t/r और जो साबुन का बुलबुला होता है उसके लिए होता है 4t/r। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें यहाँ पर जल दिया हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी एयरफोर्स के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लें और आपका एयरफोर्स में अब की बार 100% हो जाएगा। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए और यदि हमारी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो की भी लाइक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते पिंड के लिए वेग और त्वरण के बीच कलांतर होगा। यानी दोस्तों कोई कण है जो सरल आवर्त गति कर रही है और उसके वेग और त्वरण के बीच कलांतर होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो यानी कि सरल आवर्त गति की यानी गति करता हुआ उसका जो विस्थापन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a0 sin ओमेगा टी, यानी ये इसका इक्वेशन होता है विस्थापन का। यदि अपन इसकी वेलोसिटी निकालते हैं तो अपन dx/dt करते हैं, तो इसका यदि अपन अवकलन करेंगे तो वह हमारा हो जाएगा a0 ओमेगा, फिर ये साइन ओमेगा टी को हो जाता है हमारा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो दोस्तों यदि अपन त्वरण निकालते हैं तो अपन इसका दोबारा से अवकलन करते हैं वेग का, तो हो जाएगा dv/dt, यानी इस वेग का दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a0 ओमेगा स्क्वायर, फिर कॉस ओमेगा टी है इसका अपन करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और फिर से हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी। और इस ओमेगा टी का करते हैं, जो ओमेगा निकलता है उसको आगे ले आया हमने, ओमेगा था पहले फिर इसका ओमेगा स्क्वायर कर दिया। तो दोस्तों हमें यहाँ पर तो वेग के अंदर तो कॉस ओमेगा टी प्राप्त हुआ है और त्वरण के अंदर में हमें प्राप्त हुआ है साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं कॉस और साइन के अंदर जो कलांतर होता है वो π/2 का होता है, क्योंकि यदि कॉस को यदि अपन साइन में परिवर्तित करते हैं तो साइन π/2 माइनस ओमेगा लिखते हैं, यानी जो कलांतर होता है उसमें π/2 का अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा जो वेग होता है उसके अंदर तो हमारा होता है कॉस ओमेगा टी और यदि अपन त्वरण निकालते हैं तो त्वरण के अंदर हमारा आता है साइन ओमेगा टी। यदि कॉस को यदि अपन में साइन में परिवर्तित करते हैं तो इसको अपन यहाँ पर भी लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, यानी इसके कला के अंदर और इसके कला के अंदर π/2 का अंतर होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वहाँ पर जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के वो होगा हमारा π/2। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचर आयतन गैस तापमापी जिस नियम के अनुसार कार्य करती है वह है। यानी दोस्तों अचर आयतन गैस तापमापी यानी हमारा जो आदर्श गैस के लिए जो समीकरण होता है PV = nRT, इसके अंदर यदि अपन अचर आयतन यानी आयतन को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा जो प्रेशर होता है वो T के समानुपाती हो जाता है। इस नियम को अपन ध्यान में रखते हुए जो हमारी अचर आयतन गैस तापमापी होती है वो बनाई जाती है। यानी जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रेशर का मान बढ़ता जाता है और प्रेशर के मान को नोट करके अपन टेम्परेचर का मान निकाल सकते हैं। इसी सिद्धांत पर हमारी अचर गैस तापमापी होती है, अचर आयतन गैस तापमापी वह आधारित होती है। और दोस्तों हम जानते हैं ये जो फॉर्मूला होता है यानी कि P समानुपाती T वाला, यानी कि जो प्रेशर होता है वो T के समानुपाती होता है। ये हमारा नियम होता है दाब का नियम या गैलुसेक का नियम। तो हम कह सकते हैं जो अचर गैस आयतन तापमापी होती है वो गैलुसेक या दाब के नियम पर आधारित होती है। यानी हमारा जो दाब का नियम है गैलुसे का नियम यही कहता है कि जब वॉल्यूम को यदि नियत रखा जाता है तो जो टेम्परेचर होता है वो प्रेशर के समानुपाती होता है। तो यही हमारा इसी नियम के आधार पर जो अचर आयतन की गैस तापमापी होती है वो कार्य करती है इसी सिद्धांत पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होगा। यानी दोस्तों हमारी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है यानी C, उसका जो मात्रक होता है वो हमें पूछा। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं वो होता है हमारा Q/m∆T। दोस्तों यहाँ पर जो Q है वो हमारी वस्तु द्वारा ली गई या दी गई ऊष्मा होती है, यानी और
एम होता है वो वस्तु का भार होता है यानी वस्तु का द्रव्यमान होता है, और डेल्टा टी होता है दोस्तों ये टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। तो इस फॉर्मूले से यदि अपन इसका मात्रक निकाल सकते हैं तो हम जानते हैं जो ऊष्मा के जो मात्रक होता है यानी जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और इसके अंदर हमें द्रव्यमान और टेम्परेचर का डिवाइड करना है, तो यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा हमारा केजी और टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन या सेल्सियस है। तो दोस्तों जो हमारा विशिष्ट ऊष्मा होगी उसका जो मात्रक निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा जूल पर केजी सेल्सियस। यानी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वांटिटी का यदि हमें मात्रक यानी यूनिट पूछे, यदि उसका फॉर्मूला आपको आता है तो आप उसकी यूनिट निकाल सकते हैं और इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप फॉर्मूले आपको जो भी लिखता हूँ मैं उसको साथ साथ नोट करते रहना और उनको अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि जो मैं आपको ये फॉर्मूले बताता हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता होती है, यानी दोस्तों ध्वनि की तीव्रता होती है आई, वह आयाम के ऊपर किस प्रकार निर्भर करती है। तो याद रखना जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो आयाम की स्क्वायर के समानुपाती होती है, यानी प्रोपोर्शनल टू होती है स्क्वायर ऑफ द डायमेंशन, यानी जो आयाम होता है एम्पलीट्यूड उसकी स्क्वायर के बराबर यानी समानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू कूलाम के आवेश को इस प्रकार दो भागों में बांटा गया है कि उनके दोनों भागों के बीच लगने वाला बल यानी महत्तम हो। तो दोस्तों यानी कि कोई क्यू आवेश है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो दोनों आवेशों का मान कितना रखा जाए कि उनके मध्य बल होगा मैक्सिमम हो। तो दोस्तों हम जानते हैं अपन बल निकालते हैं तो वो हमारा फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर, यानी दोस्तों दोनों आवेशों का गुणन होता है। तो यहाँ पर इनका गुणन मैक्सिमम होगा, वही हमारा डिवाइड इनके अंदर बल मैक्सिमम होगा। तो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन ऑप्शन पे भी निकाल सकते हैं, और आपको डायरेक्ट भी याद रखना होगा कि उनको यदि दो भागों में डिवाइड करना है, यदि उनको समान भागों में डिवाइड करेंगे तब बल महत्तम होगा। यदि आपको ये बात याद नहीं रहती है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यानी यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1/4 क्यू स्क्वायर होता है। यदि बी वाली ऑप्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2/9 क्यू स्क्वायर होता है। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/16 क्यू स्क्वायर होता है। और दोस्तों एक ऑप्शन डी और दिया हुआ है, यदि उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 4/25 क्यू स्क्वायर होता है। तो दोस्तों है हमें यहाँ पर देखते हैं यानी कि Q1 Q2 का मान यानी जो मैक्सिमम प्राप्त होता है वो Q1/2 एंड Q1/2 के होता है, यानी 1/4 यहाँ पर सभी मानों में से मैक्सिमम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जब कोई आवेश दिया हुआ है यदि उसको समान भागों में डिवाइड किया जाता है तो उनके मध्य जो बल होगा वो मैक्सिमम होगा। यदि उनको अन्य किसी यानी कि है अलग अलग मान के भागों में डिवाइड किया जाता है, जो ऐप का मान होगा वो कम होगा यदि उसको समान भागों में डिवाइड करें उससे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना बहुत बार एग्जाम में पूछे हुआ है कि यदि किसी आवेश को यानी कि डिवाइड करना हो तो समान आवेश के अंदर डिवाइड करेंगे बल को मैक्सिमम रखने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, यानी दोस्तों संधारित्र का जो यानी संधारित्र यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी यह क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है और जो हमारी प्लेट होती है उसके मध्य की दूरी पर भी डिपेंड करती है और उसके आकार पर भी डिपेंड करेगी दोस्तों। तो यानी कि ये जो तीन होते हैं हमारे तीनों पर डिपेंड करती है। याद रखना जो प्लेटों के मध्य आवेश होता है उस पर संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। कई बच्चे सोचते हैं कि जब फॉर्मूला होता है हमारा Q = होता है CV, यानी कि यहाँ इस फॉर्मूले से जो धारिता होती है वो Q के समानुपाती होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों याद रखना जो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर C होता है ये स्थिरांक होता है, क्योंकि जो Q समानुपाती होता है वो V के समानुपाती होता है। इस समानुपाती स्थिरांक को उठाने के लिए यहाँ पर एक C स्थिरांक लगाया जाता है, वो हमारी होती है धारिता। तो दोस्तों याद रखना इस इक्वेशन के अंदर धारिता का मान होता है वो नियत रहता है, यानी वह आवेश और विभवांतर पर डिपेंड नहीं करती। यह ओनली प्लेटों की आकृति, उनके क्षेत्रफल पर और उनके मध्य की दूरी पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लेटों के आवेश पर जो धारिता होती है वह डिपेंड नहीं करती। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता या चालकता के मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, सीधा व्युत्क्रमानुपाती। दोस्तों हमें बताना है जो चालक होता है हमारा उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनका घनत्व होता है उस पर जो प्रतिरोधकता होती है वो किस प्रकार डिपेंड करती है। तो
याद रखना, हम जानते हैं कि जो चालक होता है उसके अंदर पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं। यदि उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ने पर जो प्रतिरोधकता होती है उसका मान कम हो जाता है। यानी दोस्तों चालकता का मान कम हो जाता है तो जो प्रतिरोधकता होगी उसका मान बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है उसका मान बढ़ जाता है। जो प्रतिरोधकता होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसके दोस्तों समानुपाती होती उसके यानी समानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोनों यानी ऑप्शन समान दिए हुए हैं, प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी भी लगा सकते हैं और अपन ए भी लगा सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। यानी दोस्तों आदर्श यानी वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध कितना होता है, यानी शुद्ध वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध हमें बताना है। तो दोस्तों उसका जो प्रतिरोध होता है वो याद रखना वो होता है अनंत। यदि दोस्तों हमें ए मीटर यानी पूछा जाए यानी कि शुद्ध ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, यानी आदर्श ए मीटर का उसका प्रतिरोध होता है 0। और यदि वोल्ट मीटर का पूछे उसका होता है अनंत। दोनों का याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि जो वो ए मीटर होता है उसका आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है 0 और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो होता है अनंत। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है। यानी दोस्तों हमारा डायनेमो होता है, यानी डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करना, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके अंदर परिवर्तित करना। तो दोस्तों यह जो सिद्धांत होता है इसका सिद्धांत वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्योंकि डायनेमो के अंदर एक हमारी कुंडली होती है, वह दो बड़े यानी कि चुंबक होते हैं, उनके मध्य में उसको यांत्रिक यानी घूर्णन गति कराया जाता है। और जैसे ही वह इसके अंदर गति करती है तो इसके जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके मान में रेगुलर परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण हम जानते हैं जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है उसके सिद्धांत पर, यानी कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि जो विद्युत वाहक बल होता है जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और इसी सिद्धांत पर हमारे जो डायनेमो होता है वो कार्य करता है। क्योंकि जब वह कुंडली चुंबक के बीच में घूमती है यानी चक्कर लगाती है तो रेगुलर उसका जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके मान में परिवर्तन होता है, उसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और दोस्तों इस प्रकार हमारी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है। तो डायनेमो होता है वो याद रखना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होती है। अब है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस पर कार्य करता है, तो याद रखना जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। क्योंकि जो हमारा प्रेरण का सिद्धांत, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत वो ये है कि जब किसी कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है तो उसके नज़दीक रखी दूसरी जो कुंडली होती है उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यही सिद्धांत होता है जो ट्रांसफार्मर के अंदर काम में लिया जाता है। क्योंकि हमारा ट्रांसफर की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि उसमें बहुत सारी रोड होती हैं और उनके पर यानी कि है दो कुंडली लपटी होती हैं। तो यदि एक कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में के मान में परिवर्तन होता है तो उसके कारण दूसरी कुंडली में जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है वो उत्पन्न होता है, यानी तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से एक समतल दर्पण किसी वस्तु की ओर आ रहा है तो वस्तु प्रतिबिंब की किस चाल से यानी वस्तु की ओर गति करेगा। यानी कि दोस्तों हमें बता रखा है कि कोई वस्तु है और उसकी तरफ जो प्रतिबिंब है वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। तो ये हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह किस स्पीड से यानी कि है किस गति से यानी किस वेलोसिटी से वस्तु की ओर गति करेगा। तो दोस्तों याद रखना यदि हमारा जो प्रतिबिंब होता है उसकी वेलोसिटी v होती है तो दोस्तों यह जो हमारा दर्पण होता है, दर्पण यानी मिरर है, उसकी वेलोसिटी यदि v होती है तो जो प्रतिबिंब होगा यानी ऑब्जेक्ट का जो बिंब यानी कि प्रतिबिंब होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इसकी दुगनी हो जाएगी v। क्योंकि हम जानते हैं यदि इसका जो यानी कि जो दूरी है उसके मान में x परिवर्तन होता है तो ये इधर यानी 2x खिसक जाती है। यानी यदि इसका वेलोसिटी v होता है तो यह 2v वेलोसिटी से आगे आती है, इसको नोट कर लेना। तो दोस्तों यदि हमारे को यानी समतल दर्पण है, यदि दर्पण का वेग 5 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो जो प्रतिबिंब है उसका जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी इसकी दुगनी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। यानी दोस्तों याद रखना, यदि जल के अंदर कीटाणु है और उसको मारने के लिए जिस तरंग का उपयोग किया जाता है वो होती है हमारी पराबैंगनी किरणें, यानी जो अल्ट्रा वायलेट यानी रेडिएशन होती है उसका प्रयोग कीटाणुओं को मारने में काम में लिया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणें तेजी से चलने लगती है। तो यह है, यानी दोस्तों बीटा किरणें होती हैं वो तेज़ी से चलती हैं, तो वह उसके अंदर क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना, जब कोई भी यानी नाभिक होता है हमारा, यानी कोई भी तत्व होता है उसके अंदर यदि बीटा 6 होता है तो हम जानते हैं उसमें से एक न्यूट्रॉन निकल जाता है, अपन न्यूट्रॉन को कम कर देते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो बीटा किरणें होती हैं वो होती है न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 6 डायोप्टर है तथा अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, तो संपर्क में रखे गए संयुक्त लेंस होगा। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है यानी कि 2 लेंस है और उनकी हमें क्षमता दी हुई है, तो हम जानते हैं यदि उनको जोड़ देते हैं यानी संयुक्त लेंस होता है उसकी क्षमता होती है यानी पी, वो हमारी जिस लेंसों को जोड़ा जाता है उनकी जो हमारी क्षमता होती है उनके डायरेक्ट योग के बराबर होती है। तो हमारे दोनों लेंसों की क्षमता एक की तो दी हुई है 6, एक की दी हुई है -4, तो हमारी जो क्षमता निकल कर आ जाएगी वो हो जाएगी 2। और दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा संयुक्त लेंस होगा उसकी क्षमता 2 प्राप्त हो गई, और हम जानते हैं जो हमारी फोकस लेंथ होती है वो होती है हमारी 1/p के। और दोस्तों यदि 1/p यानी 1/2 करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 0.5। दोस्तों ये मान हमें प्राप्त होता है वो मीटर में प्राप्त होता है, यानी ये 0.5 मीटर इसकी फोकस लेंथ होगी जो हमें संयुक्त लेंस प्राप्त होगा। तो दोस्तों 0.5 मीटर को अपन 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, और ये दोस्तों हमें पॉजिटिव प्राप्त हो रही है तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तल लेंस होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, क्योंकि यदि इसकी जो फोकस लेंथ हुई है वो 50 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, और जो प्राप्त होती है यानी कि यह पॉजिटिव प्राप्त होती है, तो हम कह सकते हैं यह उत्तल लेंस है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को यानी परमाणु किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन समानुपाती यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। यानी दोस्तों हमें पूछा गया है यानी कोई इलेक्ट्रॉन है वह किसी परमाणु की किसी कक्षा में यानी गति कर रहा है, और उस यानी परमाणु का जो तत्व है यानी उसका जो परमाणु क्रमांक है जेड, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करेगी। यानी कि दोस्तों एनर्जी होता है वो याद रखना वो Z² के समानुपाती होती है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वह उसका जो परमाणु क्रमांक होता है उसकी स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों यदि आप इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।